नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मस्त और फिट होंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे होंगे। आज फिर ऑनलाइनर है ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कैरेक्टर इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवेल ऑरलैंडो। तो ध्यान रखिएगा, ऑरलैंडो एक नॉवेल है। चेंजेस हिज सेक्स, अपने जेंडर को बदल देता है। चार्ल्स सेकेंड इज कैटेगराइज्ड इन दिस नॉवेल, और चार्ल्स सेकेंड को इसमें चित्रित किया गया है इस नॉवेल में। नॉवेल का नाम है ऑरलैंडो, ठीक है, और एक कैरेक्टर भी है ऑरलैंडो। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। इनका जन्म 1882 में होता है। 1949 में इनका डेथ होता है। इंग्लिश राइटर हैं, और एक बात और इनके लिए है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट हैं। बात कर लेते हैं कि ऑरलैंडो जो है एक नॉवेल है, लेकिन एक तरह से इसमें बायोग्राफी के बारे में दिया गया है। बायोग्राफी है, 1928 में दिखाई देता है। 1928 में दिखाई देता है। और ऑरलैंडो जो कैरेक्टर है ना, वो एलिजाबेथन इंग्लैंड में पैदा होता है, जो अपने क्या है जेंडर को चेंज करता है। और इसमें स्पेशली चार्ल्स सेकेंड को चित्रित किया गया है इस नॉवेल में। डन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ वोमेन्स सर्च फॉर फिटिंग मेट इज द सेंट्रल थीम ऑफ बर्नार्ड शॉ मैन एंड सुपरमैन। तो कह रहा है कि मैन एंड सुपरमैन जो उनका ड्रामा है ना, उसमें सेंट्रल जो थीम है फ्रेंड्स, एक औरत है जो अपने लिए एक मेट खोज रही है, यानी फिटिंग मेट समझ रहा ना, साथी ढूंढ रही है। तो बात करते हैं पहले मैन एंड सुपरमैन के बारे में। तो मैन एंड सुपरमैन फ्रेंड्स आपको बता दें कि 4 एक्ट्स में विभाजित किया गया है, और 1903 में यह लिखा भी गया है और पब्लिश भी किया गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में बात कर रहे हैं, उनके एक वर्क है मैन एंड सुपरमैन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चॉकलेट क्रीम हीरो ऑफ द मैन का यह चॉकलेट क्रीम हीरो अपीयर होता है, ठीक। और इसमें आपको पता होगा ब्लंसली, लूका, सर्जियस सरेनॉफ, इस तरह के कैरेक्टर हैं इसमें। फ्रेंड्स आया है आर्म्स एंड द मैन 1894 में, ठीक है, 1894 में। नेक्स्ट बात करते हैं, द फ्रेज डॉन जॉन इन हेल अकर्स इन मैन एंड सुपरमैन। तो कह रहे हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ही एक वर्क है मैन एंड द सुपरमैन, उसमें जो है डॉन जॉन इन हेल करके एक फ्रेज का यूज किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति इज द सेंट्रल थीम ऑफ शॉस मिसेस वॉरेन प्रोफेशन। तो अगर बात करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक वर्क है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। अब आपको बता दें ये क्या है, तो यह भी एक प्ले है, लिखा गया है 1893 में। 1893 में लिखा गया है और परफॉर्म्ड हुआ था फर्स्ट टाइम 1902 में बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। डन। आगे बढ़ते हैं, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट इज द सेंट्रल थीम ऑफ गाल्सवर्दी स्ट्राइक। तो स्ट्राइक की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1909 में देखने को मिलता है, ठीक है। और लेबर और कैपिटल, जो पूंजीपति है और जो लेबर होते हैं टेनाथा कंपनी के, उनके बीच द्वंद्व को दिखाया गया है स्पेशली इस स्ट्राइफ में, जो 1909 में दिखाई देता है बाय जॉन गाल्सवर्दी। द लॉ इज व्हाट इज इट। तो कह रहा है कि कानून क्या है। अ मजेस्टिक एफिडाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, यानी सभी हमारे लिए क्या है, एक आश्रय का जगह है। इच स्टोन ऑफ इच रेस्ट ऑन अनदर, और इसका एक एक जो पत्थर है ना, एक के ऊपर एक बना हुआ है। कुछ इस तरह के लॉ को डिफाइन किया गया किसमें, गाल्सवर्दी के जस्टिस में। जस्टिस आया था 1910 में, ठीक। बर्नार्ड शॉ वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1920, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कब मिलता है नोबेल प्राइज, 1925 में। डन। जोसेफ कॉनराड की बात करते हैं। कॉनराड जो हैं आपको बताते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी के बहुत ही करीबी मित्र रहे हैं, और उनके जितने भी नॉवेल्स हैं ना, वो सेट हुए हैं स्पेशली सी में, बैकग्राउंड ऑफ द सी, यानी जितने भी नॉवेल हैं उनके, वो किस पर से है, सी पे सेट है, समुद्र पर सेट है। रुडयार्ड किपलिंग की बात करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में नोबेल प्राइज़ मिला था। उनका एक पोयम है इफ़, जो आया था फ्रेंड्स, लिखा गया था 1895 में, पब्लिश होता है 1910 में। इफ़ जो पोयम है, और यह पब्लिश हुआ था रिवार्ड्स एंड फेयरीज करके एक पत्रिका है, उसमें यह पब्लिश हुआ था। अगर रुडयार्ड किपलिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स 1865 में
ये पैदा होते हैं और 1936 में इनका डेथ होता है। डन। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट यूज बाई विलियम जेम्स। तो कह रहा है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था, तो विलियम जेम्स के द्वारा यूज किया गया था। ठीक। द टर्म इंस्केप एंड इंस्ट्रेस, ध्यान रखिएगा, जीएम हॉपकिंस के द्वारा एसोसिएटेड है। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इंस्केप एंड इंस्ट्रेस, एसोसिएटेड विथ जीएम हॉपकिंस। डन। स्प्रंग रिदम वाज ओरिजिनेटेड बाय हॉपकिंस। तो कह रहा है एक टर्म और है, स्प्रंग रिदम वाज ओरिजिनेटेड बाय हॉपकिंस। टी.एस. एलियट कॉल्ड हैमलेट एंड आर्टिस्टिक फेलर। एक्चुअली फ्रेंड्स आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के तहत हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलर करार दिया था टी.एस. एलियट साहब ने। डन। द वर्ड विद इन वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है। द वर्ड विद इन वर्ड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्टेफन स्पेंडर। तो कह रहा है कि किसका ऑटोबायोग्राफी है, स्टेफन स्पेंडर का ऑटोबायोग्राफी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, दिखाई कब देता है, यानी पब्लिश होता है 1951 में। द वर्ड विद इन वर्ड। एक वर्क और यहां पर हम डिस्कस करना चाहेंगे फ्रेंड्स, एक वर्क है वर्ड्स विद इन वर्ड्स। ये द वर्ड विद इन वर्ड है, ये मैं बात कर रहा हूं द वर्ड्स विद इन वर्ड्स। एक्चुअली एक राइटर हैं अजय नवारिया, दलित लेक्चरर हैं दिल्ली में, उनके द्वारा लिखा गया यह वर्क है द वर्ड्स विद इन वर्ड्स। अजय नवारिया के द्वारा लिखा गया है, दलित लेक्चरर है दिल्ली के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। जीबी शाह सेड फॉर आर्ट सेक, यानी कला के खातिर, अलोन आई वुड नॉट फेस द टॉयल, मतलब मैं परिश्रम को फेस नहीं करना चाहूँगा, ऑफ राइटिंग मैंने लिखने की परिश्रम को, इन अ सिंगल सेंटेंस, यानी सिंगल सेंटेंस में। ऐसा इन्होंने बोला है, किसने बोला है, जीबी शाह ने बोला है। एल्डस हक्सले की बात करते हैं। एल्डस हक्सले बारोड द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो बात कर लेते हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में, कहाँ से लिया गया है, तो फ्रॉम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। तो सबसे पहले ब्रेव न्यू ईयर वर्ड की बात कर लेते हैं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। फ्रेंड्स, यह एल्डस हक्सले के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, स्पेशली डायस्टोपियन नॉवेल है, डायस्टोपियन नॉवेल है। लिखा गया था 1931 में, लिखा गया था 1931 में। हम ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और पब्लिश होता है फ्रेंड्स 1932 में। अच्छा, यह उधार जो टाइटल है वो लिया गया था किससे, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से। टेम्पेस्ट आपको बताते हैं ट्रेगिक कॉमेडी है, 1611 में देखने को मिलता है, रोमांस भी कह सकते हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यह टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिया गया है। डन। पढ़ते हैं आगे। विलियम मोरिस की बात करते हैं, इज द एथर ऑफ द अर्थली पैराडाइज। तो हम बहुत डिस्कस नहीं करने वाले हैं, द अर्थली पैराडाइज के बारे में जान लेते हैं। यह एक इपिक पोयम है, क्या है, एक इपिक पोयम है, अर्थली पैराडाइज। ठीक। दूसरी बात कह रहा है कि पब्लिश 2 बार होता है, यानी एक 1868 में होता है और उसको रीपब्लिश जो होता है वो 1870 में होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। टी.एस. एलियट वाज बिलीव्ड टू बी अ क्लासिकल इन लिटरेचर, यानी उनको क्या माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि टी.एस. एलियट जो हैं लिटरेचर में क्लासिसिस्ट हैं, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में रॉयलिस्ट हैं, और रिलीजन में एंग्लो कैथोलिक हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। वर्जीनिया वुल्फ वाज द फाउंडर ऑफ द ब्लम्सबरी ग्रुप, अ लिटरेरी क्लब ऑफ इंग्लैंड। तो कह रहा है कि जो वर्जीनिया वुल्फ है ना, वो फाउंडर रही हैं, निर्माता रही हैं, संस्थापक रही हैं किसका, ब्लूम्सबरी ग्रुप का, जो एक इंग्लैंड का लिटरेरी क्लब है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जॉर्ज ऑरवेल्स 1980, ध्यान रखिएगा, ये 1984 अगर ऐसा लिखा जाए तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इनका एक नॉवेल है 1984। ठीक, इसको हम हटा देते हैं। एंड एल्डस हक्सले ब्रेव है, ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो अभी हमने बात कर रहा था, ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो 1932 में देखने को मिलता है एल्डस हक्सले के द्वारा। आर प्रोफेटिक नॉवेल्स, दोनों क्या हैं, एक प्रोफेटिक नॉवेल्स हैं। प्रोफेटिक का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाले ऐसे नॉवेल हैं। अब बात कर लेते हैं जॉर्ज ऑरवेल को। तो जॉर्ज ऑरवेल
मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी ज़िले में या मोतिहारी शहर में पैदा हुए थे। और इनका जो नावल है 1984 वह एक प्रोफेटिक नावल है। एक बात एल्डस हक्सले की अगर बात करते हैं, जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ना, अभी मैंने बोला है कि टेम्पेस्ट से लिया गया है इसका टाइटल, यह भी एक प्रोफेटिक नावल्स हैं दोनों, ठीक है। और अगर जॉर्ज ऑरवेल की अगर बात करते हैं 1984 पब्लिश होता है 1949 में, 1949 में। और इनका एल्डस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड होता है 1932 में। डन, बढ़ते हैं आगे। 5 प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सबमिलिटी आर देयर अकॉर्डिंग टू लॉगनिनस। एक बात बता दें, लॉगनिनस जो है फ्रेंड्स एक क्रिटिक है और 5 प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ सबमिलिटी बताए हैं। सबमिलिटी के 5 मुख्य जो स्रोत हैं वो उन्होंने बताया है। किसने बताया? लॉन्गिनस ने बताया है। आगे बढ़ते हैं। इन ड्राइडेंस एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी देयर आर 4 स्पीकर्स रिप्रेजेंटिंग 4 डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज की बात किया जाता है, जिसमें एक का जिक्र यहाँ किया गया है फ्रेंड्स, निंडर, जो चौथा आइडियोलॉजी है, यानी जो इंटरलिक्यूटर्स बोलते हैं, जो चौथा इंटरलिक्यूटर है वो एक्सप्रेस ड्राइडेंस ओन व्यूज। क्या व्यूज करता है? ड्राइडेंट का खुद का आइडिया एक्सप्रेस करता है निंडर। आपको बता देते हैं चारों का नाम। एक है यूजीनस, ठीक है, यूजीनस है। दूसरा है क्राइटेस है। तीसरा है लिसिडियस, लिसिडेयस। और चौथा है आपका निंडर। डन, ये एक्सप्रेस किया गया है ड्रामेटिक एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी बाय ड्राइडेन। लिखा गया था फ्रेंड्स, यह वर्क 1666 में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जॉनसन कॉल्ड ड्राइडेन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। और आपको बता दें, डॉक्टर जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडेन को द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला है। शेली सेड पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। अनएक्नॉलेज का मतलब होता है बिना जो स्वीकारे न गए हों। लेजिस्लेटर मतलब वकील कह सकते हैं संसार के। शेली का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है शेली साहब का। डॉक्टर जॉनसन प्रीफर शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडी। अपने ट्रेजेडी के लिए क्या प्रीफर करते हैं? शेक्सपियर के कॉमेडीज़ को प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं ज़्यादा। कॉलरिज सेड आई राइट इन मीटर, मैं मीटर में लिखता हूँ, बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज अ लैंग्वेज, क्योंकि मैं एक भाषा का प्रयोग करने वाला हूँ, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज, यानी प्रोज से अलग एक भाषा का प्रयोग करने वाला हूँ, इसलिए मैं मीटर में लिखता हूँ। कॉलरिज साहब ने ऐसा बोला है। हीरोइक कपलेट इज अ 2 लाइन स्टेंजा हैविंग 2 राइमिंग लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर। तो हीरोइक कपलेट जो होता है वो 2 लाइन स्टेंजा होता है और उसमें एम्बिक पेंटामीटर का जिक्र होता है। एलेक्जेंड्राइन की बात करते हैं, 6 एम्बिक फिट होता है, ठीक, लाइन स्टेंजा बोलते हैं। और इसमें एक हीरोइक कपलेट भी प्रयोग किया जाता है अकेजनली। टर्जा राइमा की बात करते हैं फ्रेंड्स, 3 लाइन स्टेंजा है विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम। और इसमें जो राइम स्कीम होता है वो फिक्स होता है, बस टर्जा राइमा बोले तो 3 लाइन स्टेंजा। राइमा रॉयल की बात करते हैं, स्टेंजा 7 लाइन स्टेंजा। राइमा रॉयल एम्बिक पेंटामीटर किसने खोज किया था? तो जोफ्रे चासर ने इसका खोज किया था। ओटाइवा राइमा की बात करते हैं, इज एन 8 लाइन स्टेंजा। ओटाइवा राइमा 8 लाइन स्टेंजा को बोलते हैं, एम्बिक पेंटामीटर में होता है, जो इसका भी फिक्स्ड राइमिंग स्कीम होता है। स्पेंसरियन स्टेंजा की बात करते हैं, स्पेंसरियन में 9 लाइन होता है, एलेक्जेंड्राइन में 6 होता है। एलेक्जेंड्राइन 6 एम्बिक फिट होता है, ध्यान रखिएगा, सॉरी। स्पेंसरियन स्टेंजा की हम बात करते हैं तो इसमें 9 लाइन स्टेंजा होता है, ठीक है। और 2 क्वार्टरेंस और 1 एम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। 2 क्वार्टरेंस जो होते हैं एम्बिक पेंटामीटर में होते हैं और एक एलेक्जेंड्राइन होता है, ठीक है, एलेक्जेंड्राइन। ब्लैंक वर्स की बात करते हैं, हैज अ मीटर बट नो राइम। ब्लैंक वर्स जो होता है मीटर होते हैं लेकिन राइम्स नहीं होते हैं इसमें। सिमली जो होता है, इन सिमली वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स बाय यूजिंग एज सो लाइक। तो एज सो लाइक का यूज करते हुए हम 2 विभिन्न प्रकार के वस्तुओं में तुलना व्यक्त करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिमली। हाइपरबोल की बात करते हैं, हम शब्दों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। लिखा है एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट्स फॉर द सेक एंड एम्फेसिस, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। आगे बढ़ें। द पोयम बाय चॉसर नन एज टू बी फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज हीरोइक कपलेट। तो कौन सा चॉसर का ऐसा वर्क माना जाता है जिसमें हीरोइक कपलेट का यूज हुआ है? फ्रेंड्स वो है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। आया था 1387 में यह वर्क,
जोफ्रे चौसर के द्वारा। चासर इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश वर्ड्स एंड इन्वेंटेड राइमा रॉयल। मैंने पहले ही बता दिया था, हीरोइक कपलेट का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, साथ ही साथ राइमा रॉयल का आविष्कार किया है। द इन्वेंशन ऑफ द जेनरा द इकोलॉग्स, पास्टोरल पोएट्री होता है, इज एट्रीब्यूटेड टू अलेक्जेंडर बर्कले। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर बर्कले के द्वारा एट्रीब्यूट किया गया है इकोलॉग्स। ठीक है, पास्टोरल पोएट्री होता है, इकोलॉग और प्रोलॉग आप समझ रहे होंगे। मोडी आर्थर की बात करते हैं, फर्स्ट बुक इंग्लिश पोएटिक प्रोज, तो फर्स्ट बुक माना जाता है इंग्लिश इन पोएटिक प्रोज। और मोडी आर्थर टेनिसन के द्वारा भी लिखा गया है, जो फ्रेंड्स आपको बता दें 1833-34 में लिखा गया था और 1842 में पब्लिश होता है बाय टेनिसन। फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश ड्रामा थॉमस सेक्विल। ब्लैंक वर्ड्स का यूज किसने किया था इंग्लिश ड्रामा में? तो सबसे पहले थॉमस सेक्विल ने किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस कॉल्ड द थिएटर, देखिए फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस की बात कर रहा है, उसका नाम था द थिएटर, वॉज फाउंडेड इन लंदन इन 1576। 1576 में द थिएटर का फाउंडेड किया गया था। थॉमस नॉस आपको बता दें यूनिवर्सिटी में से एक हैं। द क्रिएटर ऑफ द पिकारेस्क नावल, किसके? पिकारेस्क नावल के निर्माता हैं द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर में। फ्रांसिस बेकन इज द फर्स्ट ग्रेट स्टाइलिस्ट इन इंग्लिश प्रोज। हाँ, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी बोला जाता है, इंग्लिश एस्से भी बोला जाता है, और साथ ही साथ अपरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं फ्रांसिस बेकन। मार्लो रोट ओनली ट्रेजेडी, ये वेल नन है। अगर मोंटेग की बात करते हैं, किसका? टेम्बरलैंड की बात करते हैं, फिर आपका जीव ऑफ माल्टा है, डॉक्टर फास्टस है, लगभग ट्रेजेडी है इनके। सर वाल्टर रिले रोड द इंट्रोडक्टरी सोनेट टू स्पेंसर्स फेरी क्वीन। आपको बता दें स्पेंसर का जो फेरी क्वीन आया था फ्रेंड्स, उसका जो इंट्रोडक्टरी सोनेट है ना, वो वाल्टर रिले ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ व्यूड दैट पोइट्री डिवोर्स्ड फ्रॉम मॉरलिटी इन वैल्यूलेस। तो वैल्यूलेस जो है कह रहे हैं कि मॉरलिटी फ्रॉम डिवोर्स्ड पोइट्री। तो पोइट्री का उन्होंने डिफिनेशन दिया है, एक तरह से इनका विचार है कि पोइट्री डिवोर्स्ड फ्रॉम मॉरलिटी, किससे? मॉरलिटी से डिवोर्स करवाती है पोइट्री, और जो बहुत ही वैल्यूलेस है, मतलब कोई कीमत नहीं है, बेकार है। लॉन्गिनस इज कॉल्ड द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कौन है? लॉन्गिनस। डॉक्टर जॉनसन डिफाइंड पोइट्री जब मैट्रिकल कंपोजिशन। तो डॉक्टर जॉनसन ने पोइट्री को मैट्रिकल कंपोजिशन के रूप में देखा है। बेकन इज नन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। तो फादर ऑफ इंग्लिश एस्से किसे बोला जाता है? तो बेकन के बोला जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्से तो चार्ल्स लैम्ब को बोला जाता है। इमेजिनरी कैरेक्टर्स वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियोडिकल एस्से ऑफ एडिसन एंड स्टील। तो कह रहा है कि जो इमेजिनरी कैरेक्टर्स है ना, वो पहले बार इंट्रोड्यूस किए गए थे पीरियोडिकल एस्से में, किसका? एडिसन और स्टील के। मोंटेग इज द नन एज द फादर ऑफ एस्से। तो फादर ऑफ एस्से मोंटेग को बोला जाता है, और साथ ही साथ फादर ऑफ इंग्लिश एस्से बेकन को बोला जाता है। टू अर्नॉल्ड नेचर इज काम रेफ्यूज एंड सोलेस टू द ट्रबल्ड हार्ट। तो अर्नाल्ड ने नेचर के प्रति ऐसा बोला है कि नेचर इज अ काम रेफ्यूज समझ आ रहा है ना, ये रेफ्यूज सरड़ वाला है, एंड सोलेस यानी अकेलापन, टू द ट्रबल्ड हार्ट यानी जो परेशान दिल के लिए क्या है? एक शांत और एक अच्छा सरड़ है। नेचर के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड सामने ऐसा बोला है। फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी की बात करते हैं, तो ग्रीक ट्रेजेडी के पितामह एसिलस कहलाते हैं। फादर ऑफ कॉमेडी अरिस्टोफेंस कहलाते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्रे चासर कहलाते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं तो विलियम कैक्सटन है, जो 1476 की हम बात कर रहे थे, 1476 में आया था इंग्लैंड में। फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी तो एडगर एलन पो हैं। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किंग अल्फ्रेड हैं। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिफ हैं। ओल्फ हॉल इज द हिस्टोरिकल नॉवेल बाय इंग्लिश एथर हिलेरी मेंटल। तो आपको बता दें ओल्फ हॉल 2009 में आया था, हिस्टोरिकल नॉवेल है इंग्लिश एथर हिलेरी मेंटल के द्वारा। बॉज इज द पेन नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस को बॉज के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी जेम्स डिस्क्राइब नॉवेल से लूज बैगी मोन्स्टर। ध्यान रखिएगा, लूज बैगी मोन्स्टर। हेनरी जेम्स ने नॉवेल्स को क्या किया है? डिस्क्राइब किया है। किस रूप में? लूज माने ढीला, बैगी मोन्स्टर।
1960, the ban finally lifted on D.H. Lawrence novel Lady Chatterley Lovers, written in 1928. तो कह रहा है कि 1960 तक यह बैन फाइनली बैन हुआ था। क्या? D.H. लॉरेंस का जो नॉवेल था लेडी चैटरलीज लवर, स्पेशली सेक्स के बारे में बात करता है, इसे लिखा गया था 1928 में। स्टोफ, एंटीस्टोफ एंड इपोड आर द कंपोनेंट्स ऑफ पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड्स के 3 स्पेशली कंपोनेंट्स तत्व हैं, एक है स्टोफ, दूसरा एंटीस्टोफ और तीसरा इपोड। बात कर लेते हैं इपोड और एंटीस्टोफ और स्टोफ के बारे में। स्टोफ कह रहे हैं कि डांसर डांस फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। स्टोफ में डांस कैसे होता है? राइट टू लेफ्ट होता है। एंटीस्टोफ में लेफ्ट टू राइट और काउंटर टर्न होता है एंटीस्टोप में। और इपोड में फ्रेंड्स व्हेन द डांसर आर फिक्स इन द स्टेज, और इपोड में जब डांसर फिक्स हो जाता है ना, उसे इपोड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राइट टू लेफ्ट स्टोप होगा, लेफ्ट टू राइट एंटीस्टोप होगा, और काउंटर टर्न के लिए भी एंटीस्टोप यूज होता है। और इपोड जो होता है स्टेज पर अगर फिक्स हो जाए, फिक्स होकर के डांस करे, वो इपोड होता है। देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें दिया गया है इसमें। निमोनिया वॉज द काज ऑफ विलियम्स डेथ इन सन एंड लवर्स। तो कह रहे हैं कि D.H. लॉरेंस का एक वर्क है, नॉवेल है सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स में ओडिपस कॉम्प्लेक्स से प्रभावित है। तो उसमें जो विलियम्स का डेथ होता है ना, निमोनिया के कारण होता है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये हैमलेट की लाइन है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा बोला गया है। सर टॉबी वेल्च स्पीक्स द लाइन, दोस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल। फ्रेंड्स यह लाइन है ट्वेल्थ नाइट का, और उसमें किसका स्टेटमेंट है? टोबी वेल्च के द्वारा बोला गया है। ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर का एक बेहतरीन कॉमेडी है। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटर्न इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मिल्टन्स स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट। तो कह रहा है कि क्या निर्माण करता है? मिल्टन के स्पिरिट को इसमें दिखाया गया है बुक फर्स्ट में। वर्ड्सवर्थ कॉल्ड पोएट्री, क्या बोले हैं? बोले हैं ये कि द ब्रीथ्ड एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। सभी नॉलेज का एक फाइनल स्पिरिट होता है, अगर ब्रीथ होता है क्या? पोएट्री, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग। ट्वेल्थ नाइट ओपन्स विद द स्पीच ऑफ ड्यूक। अब ड्यूक कौन रहता है? ओर्सिनो, जो इलिरिया का राजा रहता है, उस ड्यूक के स्टेटमेंट से शुरू होता है ट्वेल्थ नाइट। फाइनल कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।